तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला। दोस्तों आज का वीडियो एमए हिंदी के जो प्रथम सेमेस्टर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो एमए हिंदी का जो प्रथम सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहने वाला है, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। यानी कि हिंदी कथा इसमें साहित्य रहेगा और उसका इतिहास रहेगा। तो ये जो आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होने वाला है, आपका हिंदी का दूसरा पेपर होने वाला है, इसके जो कुछ अति जो लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं, यानी कि जो 2 नंबर वाले प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हो कि जो आपका एमए हिंदी का जो सिलेबस है ना, वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले यहाँ पे गोदान नहीं था, मतलब गोदान तो था लेकिन यहाँ पे स्कंद पुराण था कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे अब आ चुका है 12 मासी, ठीक है। तो ये आपका मतलब सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और कहानियों में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। यहाँ पे रानी सारंगा की कथा आ चुकी है, पुरस्कार और बाकी मतलब आपका जो पूरा सिलेबस है ना पूरी तरह से बदल चुका है। तो ऐसे में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो 2 नंबर वाले प्रश्न है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए दोस्तों अपन इसी वीडियो में सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको बस क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। मैं जो बात बोलूँ आपको सब कुछ देखना है। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर रहने वाला है, प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद जी आधुनिक युग के प्रमुख कलाकार थे, ठीक है। उन्हें हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रमुख कलाकार माना जाता है। प्रेमचंद का साहित्य जनता का साहित्य है, साथ ही इनका जो साहित्य है वो जनता का साहित्य भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जन सामान्य के सुख दुख आचार विचार भाषा भाव रहन सहन, जो जन सामान्य के जो सुख दुख रहते हैं, आचार विचार रहते हैं, भाषा भाव रहते हैं, रहन सहन रहता है, आशा आकांक्षाएं रहती हैं, सभी कुछ प्रेमचंद जी के साहित्य में विद्यमान है। अपने जीवन और साहित्य दोनों में प्रेमचंद पूर्ण रूप से जनवादी थे, यानी कि जो जनता के जो मुद्दे रहते थे उसी को उठाते थे, मतलब कुछ हटके नहीं करते थे, ठीक है। जो सिंपल रहता था वो सिंपल रूप से वो प्रस्तुत करते थे, ठीक है। वे पूर्णतः मानववादी थे। उन्होंने हमेशा, प्रेमचंद जी थे, उन्होंने हमेशा ये बात याद रखना, शोषण पाखंड अन्याय और ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना और छुआछूत, इन सभी का उन्होंने विरोध किया। हमेशा ही प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से और रियल जिंदगी में शोषण पाखंड अन्याय ऊंच नीच छोटे बड़े की भावना और छुआछूत, इन सभी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया, ठीक है। वह हमेशा मानव जीवन में सुधार की भावना को लेकर चलते थे। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में हमेशा यथार्थवाद का मतलब होता है सत्य जो है, मतलब है, ठीक है, कुछ बनावटी नहीं बनाना, वो कहलाता है यथार्थवाद को आधार माना। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में गोदान, गवन, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, उपन्यास, अब ये कुछ उनके उपन्यास है, गोदान, गवन, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा, ये उनकी कुछ लघु कहानियां हैं, मतलब ये कुछ कहानियां हैं, तो ये अन्य कृतियां हैं। तो ये रहा अपना जो प्रश्न 1 था, मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। ये रहा अपना पहला प्रश्न और अपन ने पहला प्रश्न मतलब खत्म कर दिया है, मतलब पूरा कर लिया है। अब अपन आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो कि अपना दूसरा प्रश्न रहने वाला है, निर्मल वर्मा पर प्रकाश डालिए। मतलब उनकी रचनाएं क्या थे, उनके जीवन पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो इसका अपन उत्तर लिखेंगे, आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो निर्मल जी कहाँ से थे? देखो यहाँ पे है ना, निर्मल शिमला, ठीक है। तो निर्मल जी कहाँ से थे? हिमाचल प्रदेश के शिमला से थे, ठीक है। इनके पिता सेना में अधिकारी थे, जो निर्मल वर्मा थे इनके पिता सेना में अधिकारी थे। निर्मल वर्मा जी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं, ठीक है, एक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं लोगों के दैनिक जीवन पर आधारित होती थीं, जिनमें जिंदगी की कुछ घटनाओं व समस्याओं का सहजता से बखान किया जाता था। निर्मल जी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे और निर्मल वर्मा ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें अब देखिए इनकी रचनाएं हैं, ठीक है,
जिनमें उनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। उनकी प्रमुख कहानियों में परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, ये उनकी कुछ कहानियां हैं जो कि प्रमुख कहानियां मानी जाती हैं। साथ ही निर्मल वर्मा जी की कुछ उपन्यास हैं जिनमें बेदिन, लाल टिन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य इत्यादि, ये उनके कुछ उपन्यास हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ अपना जो प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है, प्रश्न 1 के बाद अपना प्रश्न 2 भी समाप्त हो गया है। अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न नंबर 3 लिख लो, ठीक है। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना के व्यक्तित्व पर, अपना तीसरा प्रश्न रहने वाला है, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं को लिखना है। तो उनके पहले व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद अपन उनकी किन्हीं 2 मतलब कहानी को लिखेंगे, ठीक है। रचनाएं जो भी हैं, कहानी को लिखना है। इसका उत्तर जानेंगे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार कमलेश्वर प्रसाद जो थे, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी का जन्म 6 जनवरी 1932 को मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो एक तो प्रेमचंद जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से थे और यहाँ पर कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है, ये है मैनपुरी उत्तर प्रदेश थी, ठीक है, ये भी मैनपुरी के थे। तो कमलेश्वर प्रसाद जो जी थे, ये बहुआयामी रचनाएं, मतलब कई आयामों में ये रचनाएं लिखा करते थे। तो बहुआयामी रचनाकार थे। उपन्यासकार के रूप में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान ने, एक इनकी रचना है, एक उनका उपन्यास है, ठीक है, वो है कितने पाकिस्तान। तो इसके ये जब इन्होंने लिखा तो इसी से इनको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ख्याति प्रदान की। इसी उपन्यास ने इन्हें सर्वाधिक ख्याति प्रदान की और इन्हें एक कालजयी साहित्यकार, मतलब कालजयी साहित्यकार मतलब उस समय का साहित्यकार बना दिया, ठीक है। इन्होंने संपादन क्षेत्र में भी प्रतिमान स्थापित किया। इन्होंने बिहान पत्रिका, इन्हें जो बिहान पत्रिका है उसका जनक भी माना जाता है। आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध कवि कमलेश्वर की प्रमुख रचनाओं में कितने पाकिस्तान, जो कि मैंने पहले ही बताया है, तीसरा आदमी, वही बात, एक सड़क 57 गलियां, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। और जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है, यहाँ पे की लिखा है और यहाँ पे नाक, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, प्रसिद्ध कहानी है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानी है और प्रसिद्ध मैंने उपन्यास आपको दे दिए, मतलब यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको नोट भी कर लेना है और आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर और अपना चौथा प्रश्न होने वाला है, ये रहेगा अपना प्रश्न नंबर 4। मालती जोशी के कहानी साहित्य का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो मालती जोशी थी ये मराठी भाषा परिवार से थी। इसके बाद भी ये हिंदी की प्रसिद्ध कवि बन गई, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मालती जोशी कौन से भाषा परिवार से ताल्लुक़ रखती थी? तो ये रखती थी मराठी भाषा परिवार, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मराठी भाषा परिवार। तो अपन इसका उत्तर जानते हैं कि मालती जोशी की कहानी साहित्य का परिचय किस प्रकार से देना है। अपन उत्तर लिखेंगे। मालती जोशी का जन्म 4 जून 1934 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। श्रीमती मालती जोशी एक सफल गृहिणी, एक गृहिणी थी, मतलब घर का काम भी करती थी, साथ में ये प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखती थी। तो एक सफल गृहिणी और एक आदर्श पत्नी थी। आप बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका तथा कवयित्री भी हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सफल गृहिणी मानी जाती हैं, आदर्श पत्नी, साथ ही बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री भी हैं। अभी भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अभी देखो 1934 अभी भी जीवित हैं, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में एक युवा लड़की के पिता, इन्होंने जो रचनाएं लिखी, ठीक है, उसमें क्या उन्होंने दिखाया, जीवन में एक युवा लड़की के पिता की क्या दशा होती है उसके बारे में इन्होंने बखान किया। जो उनकी रचनाएं थी, दहेज व महंगाई जैसे मुद्दों पर विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपनी शुरुआत गीत लेखन से की थी। तो इन्होंने अपनी जो हिंदी साहित्य में शुरुआत की थी वो गीत लेखन से की थी। मालती जोशी, ठीक है, मालती जोशी मराठी भाषा परिवार से होने के बाद भी हिंदी भाषी कवयित्री एवं कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। हालांकि ये मराठी भाषा परिवार से थी, मैंने पहले ही बताया, लेकिन ये हिंदी भाषी कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। मालती जोशी की प्रसिद्ध रचनाओं में कुछ कहानियाँ हैं। कहानियों में एक घर सपनों का, महकते रिश्ते, वसीयत का सारांश,
रहीमन धागा प्रेम का, ये सभी उनकी 4 कहानियाँ हैं। ठीक है, और भी हैं बहुत सारी, बाकी मैंने यहाँ पे जो मुख्य मुख्य कहानी है उनको लिखा है। ठीक है, उनके कुछ उपन्यास हैं जिसमें समर्पण का सुख, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है कि समर्पण का सुख। ठीक है, और ये प्रश्न भी आ जाता है कि समर्पण का सुख किसने लिखा, तो ये लिखा है मालती जोशी ने। राग विराग, शोभा यात्रा, पाषाण युग इत्यादि। तो यहाँ पे अपना हो जाता है प्रश्न नंबर 4 खत्म। ठीक है, अपन ने मालती जोशी का जो जीवन परिचय है, ठीक है, उनकी साहित्य शैली, इस पर बात की, और साथ ही उनकी रचनाएं, कहानी और उपन्यासों पर बात की। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, भारतेंदु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो अब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो हम आपको बता दें, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इन्हीं से हम आधुनिक भारतीय युग यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक हुआ। ठीक है, मतलब उदय हुआ। तो उत्तर में अपन लिखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम समाज और देश की दशा पर विचार किया। तो सबसे पहले समाज पर और देश की दशा पर विचार किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ठीक है, तो ये भी आपको लिख देना है। और अपनी लेखनी के माध्यम से विदेशी हुकूमत का जो पर्दाफाश किया इन्होंने ही किया। वे स्वतंत्रता प्रेमी एवं प्रगतिशील विचारक व लेखक थे। इन्होंने अपना धन, तो इन्होंने जो अपना धन था साहित्य और समाज के उद्धार के लिए खर्च किया। तो ये भी आ जाता है कि कौन सा ऐसा कवि है जो अपना धन भी लगा देता है यार साहित्य के लिए और समाज के उद्धार के लिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसीलिए भारतेंदु युग भी बना इनके नाम पर। ठीक है, तो इन्होंने ही देश में आधुनिक हिंदी की नींव रखी और एक नई सोच के साथ रचनाएं लिखी। यहाँ पे उनकी लिखा है। ठीक है, उनके द्वारा हिंदी साहित्य में दिया गया योगदान महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है। इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य कृतियाँ देखते हैं। सबसे पहले कुछ काव्य कृतियाँ हैं जिनमें प्रेम तरंग, प्रेम मालिका, ठीक है, कृष्ण चरित्र, प्रेम माधुरी, ये उनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख नाटक हैं। ये प्रमुख नाटककार माने जाते हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिक हिंसा न भवति, भारत दूरदशा और साहित्य हरिश्चंद्र, नील देवी, ये उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है, इसमें जो भारत दूरदशा है ये तो प्रश्न कभी ना कभी आपको देखने को मिल ही जाता होगा। ज़्यादातर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि भारत दूरदशा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6, भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय लिखिए। तो आइए अपन जानते हैं इसका उत्तर क्या है। छायावादी कवि और प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार भगवती चरण शर्मा का जन्म उन्नाव जिला कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, सफीपुर कस्बे में 30 अगस्त 1903 को एक विखंडित होते जमींदार परिवार में हुआ था। उपन्यासकार के रूप में इन्हें बहुत ही ज़्यादा ख्याति मिली। ठीक है, ख्याति लब्ध भगवती चरण ने कई सशक्त और बहुचर्चित उपन्यास लिखे। इन कृतियों में उन्होंने युगीन चित्रण एवं सामाजिक यथार्थ, जो समाज में जो चल रही थी घटनाएं, सत्य रूप से उनको उद्घाटित किया गया। भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध रचनाओं में सबसे पहले उपन्यासों पर बात करें। उपन्यास, इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते इत्यादि, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। साथ ही बात करें इनकी कुछ प्रमुख कहानियों पर, तो इनकी कुछ प्रमुख कहानी है 2 बांके, मोच बिंदी या मोच बंदी भी बोलते हैं, मोच बिंदी बोलते हैं इसको ज़्यादातर, राग और चिंगारी। ये इंग्लिश में इन्हें एक टाइटल लिखा है। ठीक है, ये इंग्लिश की टाइटल की कहानी है। इन इंस्टॉलमेंट, इनके एक संस्मरण जो भी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, अतीत के गर्त से, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसे प्रश्न आ जाता है कि अतीत के गर्त से किसने लिखा, तो ये लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने 7वें प्रश्न के बारे में। तो 7वां प्रश्न होने वाला है, सेठ गोविंददास के व्यक्तित्व एवं उनकी 2 नाटक व एकांकियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले अपन जानते हैं सेठ गोविंददास जी कौन थे, उसके बाद अपन जानेंगे उनकी 2 नाटक एवं एकांकियों के बारे में। तो इसका अपन उत्तर सिंपली लिखेंगे कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी, सांसद तथा साहित्यकार, ये सांसद भी रहे हैं। तो मतलब ये एकमात्र ऐसे लेखक है जो सांसद भी रहे हैं। मतलब अभी तक अपन ने जो बात की है, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है,
उसमें सांसद भी रहे, सेनानी भी रहे और साहित्यकार भी रहे। ठीक है, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सांसद तथा साहित्यकार सेठ गोविंद दास जी, इनका जन्म 16 अक्टूबर 1896 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रबल जो इन्हें भारतीय संस्कृति का प्रबल अनुयायी तथा हिंदी भाषा का प्रबल पक्षधर भी माना जाता है। तो हिंदी भाषा के काफ़ी ज़्यादा प्रबल पक्षधर भी थे। इसी कारण ये हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रबल समर्थक भी थे। इन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया तथा अनेक बार जेल भी गए। तो काफ़ी ज़्यादा बार जेल भी गए क्योंकि ये आंदोलनों में भाग लेते रहते थे। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट नाटककार माने जाते हैं। साथ ही इन्होंने देश के लिए वैभवशाली जीवन का परित्याग किया। साथ ही काफ़ी अमीर घराने से, लेकिन देश के लिए इन्होंने अपने वैभवशाली जो जीवन था उसका भी परित्याग कर दिया। मतलब बहुत ही देश कवि थे यार, देशभक्त कवि थे। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं जिसमें विश्व प्रेम, ये काफ़ी मतलब प्रसिद्ध नाटक है और इनका ये पहला नाटक है विश्व प्रेम। ठीक है, उसके बाद अन्य जो हैं उनकी कृतियाँ हैं, अन्य रचनाएं, चंपावली ये उपन्यास है, कृष्णलता ये उनका उपन्यास है, सोमलता ये इनका उपन्यास है। तो 3 उपन्यास यहाँ पे दिए गए हैं और विश्व प्रेम इनका नाटक है। किनका? सेठ गोविंद दास जी का। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और आपने ये नोट भी कर लिया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न क्रमांक 8, और प्रश्न क्रमांक 8 पर अपन बात करने वाले हैं हरि कृष्ण प्रेमी के साहित्यिक परिचय पर। तो इसका उत्तर रहने वाला है राष्ट्रीयता की भावना, मतलब राष्ट्रीयता का यहाँ पे की लिखना है। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना से भरपूर कवि हरिकृष्ण प्रेमी जी का जन्म 27 अक्टूबर 1907 ईस्वी को गुना में हुआ था। इनके पिता बालमुकुंद जो थे वो एक राष्ट्रभक्त थे। ठीक है, इसलिए प्रेमी जी भी बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित रहे। अब पिताजी राष्ट्रभक्त थे तो प्रेमी जी भी अब देखो भले ही यहाँ पे प्रेमी लिखा है तो ये राष्ट्र प्रेमी थे। ठीक है, ये वैसे वाले प्रेमी नहीं थे जो आजकल चलते हैं। ये जो हरिकृष्ण प्रेमी थी ना, ये राष्ट्र प्रेमी थे। ठीक है, तो जो इनके पिता थे वो एक राष्ट्रभक्त थे, इसलिए प्रेमी जी भी बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित थे तथा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन, और इसी कारण इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन आंदोलनों में भाग लिया, इनमें पार्टिसिपेट किया। और इसी कारण प्रेमी जी राष्ट्रीयता की भावना वाले कवि कहलाते हैं। अब देखो राष्ट्रीयता की भावना वाले कवि कौन कहलाते हैं? हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, क्योंकि इनको प्रेम था किससे? अपने राष्ट्र से प्रेम था। तो दोस्तों इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं जिसमें है दुरक्षा वंदन, यहाँ पे दुरक्षा वंदन और शिव साधना, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्न भंग, विषपान इत्यादि, ये कुछ इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। साथ ही साहित्य रचना जो कि है स्वर्ण विहान, इनकी सबसे इम्पोर्टेंट साहित्य रचना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर, जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक 9 रहने वाला है उपन्यास साहित्य में जैनेन्द्र कुमार के योगदान पर अपन को टिप्पणी करनी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो उपन्यासकार हैं जो जैनेन्द्र कुमार हैं, इनके हिंदी साहित्य में इन्हें क्या योगदान दिया उस पर अपन को टिप्पणी करनी है। तो इसका अपन उत्तर लिखेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार। देखिए मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था आनंदी लाल। ठीक है, फांसी इनका पहला जो फांसी था, ठीक है यहाँ पे ये लगाना इन्वर्टेड कॉमा, फांसी इनका पहला कहानी संग्रह था। इसके बाद उपन्यास परक्सी, इसके बाद अगला उपन्यास आया परक्सी। सन 1929 में इनको पहचान मिली। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक उपन्यास प्रदान किए, यहाँ पे प्रदान लिख गया। ठीक है, हिंदी साहित्य को अनेक उपन्यास प्रदान किए जो कि अपने आप में राष्ट्रीयता की भावना से, प्रेम से ओतप्रोत थे। ठीक है, ओतप्रोत थे। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, कौन कौन से? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त। ठीक है, विवर्त। ठीक है, ये उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। साथ ही कुछ अन्य कहानियां जिनमें फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, जैनेन्द्र की कहानियाँ, ये सभी प्रमुख हैं। तो यहाँ पे फांसी एक कहानी है, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, जैनेन्द्र की कहानियाँ, ये सभी उनकी प्रमुख कहानी संग्रह में सभी ये प्रमुख हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की।
तो दोस्तों हमारा प्रश्न 10 रहने वाला है, होरी भारतीय कृषकों का प्रतिनिधि चरित्र है, यानी जो भारतीय किसान हैं इनका प्रतिनिधित्व करते हैं होरी, इस बात की अपन को समीक्षा करनी है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर में अपन लिखेंगे, होरी का चरित्र संपूर्ण किसान जाति का प्रतिनिधित्व करता है। जाति का प्रतीक वह होता है जिसके चरित्र में सभी तरह की विशेषताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है, और प्रतिनिधित्व करने की संभावना हो। होरी के चरित्र में भारतीय किसान जीवन का मूल इतिहास है। तो जो होरी का चरित्र है उसमें भारतीय किसान जीवन का मूल इतिहास है, तथा दूसरी ओर होरी के चरित्र में अदम्य सहन शक्ति और साहस तथा भावुकता का समावेश है। साथ ही कुछ समीक्षक थे, उनका यह तक मानना था, यहाँ तक कि मानना था कि जो होरी थे वो प्रेमचंद जी का आत्मीय स्वरूप है, यानी कि जो होरी जो चरित्र है वो प्रेमचंद जी का आत्मीय स्वरूप है। लेकिन कई विशेषताएं जो थी होरी को उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। देखा जाए तो होरी में ना तो प्रेमचंद की वैचारिकता थी और ना ही कर्म संपन्नता, यानी कि प्रेमचंद जी की तरह नहीं थे। बाकी हाँ, अतः इसे हम प्रेमचंद जी के कुछ अंशों का प्रतिबिंब कह सकते हैं कि उनके कुछ अंश थे जो होरी में समाहित थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ था, बाकी कुछ अंश थे, ठीक है। तो ये रहा अपना प्रश्न 10, जिसमें अपन ने बात की होरी भारतीय कृषकों का प्रतिनिधि चरित्र है, इस पर अपन ने समीक्षा की। अब अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 11 होने वाला है, धनिया का चरित्र चित्रण कीजिए। अब एक धनिया है, धनिया कौन है, तो ये है अपनी होरी की पत्नी, ठीक है, जिनका नाम है धनिया। तो इनका अपन को चरित्र चित्रण करना है। उत्तर में लिखेंगे, गोदान के स्त्री पात्रों में सबसे जो प्रमुख पात्र है, जो सबसे प्रमुख स्त्री पात्र है वो धनिया का ही है, ठीक है। 36 वर्ष की उम्र में ही सिर के पके हुए केस, झुर्रियों से भरा चेहरा, ढलती हुई देह, सांवला पड़ गया गेहुआ रंग, कम दिखाई देने वाली नेत्र ज्योति, यह है धनिया का शब्द चित्र, जो निर्धनता और शोषण व्यवस्था की शिकार बनी अवस्था में भी सर्वाधिक सबल है। इतनी खराब अवस्था है उसके बाद भी जो धनिया है ना, उसकी आप लोग देख लो, अब पढ़ोगे ना जब गोदान उपन्यास, आपको सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगेगा ना वो धनिया का लगेगा, ठीक है। इतनी दयनीय अवस्था है उसके बाद भी सबसे ज़्यादा सबल, सबसे ज़्यादा मुखर और सर्वाधिक सहानुभूति की जो पात्र है ना वो धनिया है। धनिया उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोही चरित्र का रूप ले लेती है। जो धनिया का चरित्र है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको भी अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है पवित्र नारी। तो धनिया है ना सबसे पवित्र नारी मतलब है भारतीय, जो कि गोदान उपन्यास है उसमें, ठीक है। इसके बाद है आदर्श माँ। तो ये एक आदर्श माँ भी है। एक जब किस्सा याद आता है, जब झुनिया जाती है धनिया के घर, तो वो उस झुनिया को मतलब किस प्रकार से अपना लेती है, तो एक आदर्श माँ का वो उदाहरण पेश करती हैं। इसके बाद है साहसी एवं निडर, स्वाभिमानी, क्रोधी स्वभाव, निष्कर्ष। ये सभी जो विशेषता हैं ये धनिया के चरित्र की विशेषताएं हैं। बाकी इनको मैंने अभी ऐसे ही बस लिखा है, बाकी आप लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। दोस्तों अपना प्रश्न क्रमांक 12 ये रहने वाला है, औपन्यासिक तत्वों के आधार पर गोदान की समीक्षा करनी है। अब जो गोदान उपन्यास है उसके औपन्यासिक तत्वों के आधार पर ही समीक्षा करनी है। तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे, गोदान में यथार्थ व आदर्श का स्वरूप। प्रेमचंद जी ने, सबसे पहले ये हेडिंग डाल लो, गोदान में यथार्थ व आदर्श का स्वरूप, ठीक है। इसके बाद अपन लिखेंगे, प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास गोदान में तत्कालीन यानी कि उस समय की, उस काल की, उस समय की सामाजिक, पारिवारिक, समाज की, परिवार की, राजनीतिक, राजनीति की जीवन को भली भांति प्रकार से चित्रित किया है, जिसके अंतर्गत प्रेमचंद जी ने ग्रामीण जीवन और संस्कृति के यथार्थ चित्र को प्रस्तुत किया है। इसमें सब कुछ वैसा ही है जो कि एक सामान्य व्यक्ति का होता है। साथ ही गोदान के पात्रों के जीवन से आदर्श भाव की सृष्टि भी होती है। होरी दंड देकर आदर्श भाई का रूप भी प्रस्तुत करता है। झुनिया को अपना कर, ठीक है। होरी और धनिया ये दोनों ही एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। साथ ही ग्रामीण अन्य हैं, उनका भी चरित्र यथार्थ एवं आदर्श से भरपूर है। जो अन्य ग्रामीण है, ठीक है, यहाँ पे अन्य ग्रामीण लिखना था, तो उनका जीवन भी क्या है, चरित्र यथार्थ एवं आदर्श से भरपूर है, ठीक है, कुछ को छोड़कर, बाकी ऐसा नहीं है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अपना 13वां क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। यहाँ पे आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे।
तो अपना जो 13वां प्रश्न है वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास बारहमासी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो डॉक्टर जो ज्ञान चतुर्वेदी है उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है बारहमासी, उस पर अपन को संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से अपन को इसको करना है। बारहमासी बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे के एक छोटे से आंगन में पल रहे छोटे छोटे स्वप्नों की कथा है, ठीक है, जो टूटने के लिए ही देखे जाते हैं और टूटने के बाद भी देखे जाते हैं। तो ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मनोरंजक कथा है, बारहमासी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। बुंदेलखंड की माटी से बने और उठाए गुच्चन, छुट्टन, छदामी, फिरंगी, लल्ला और चंदू जैसे पात्र और भारतीय नारी के अदम्य संघर्ष तथा माँ के, मतलब यहाँ पे लिख देते माता, ठीक है, मम्मी, माँ के अतुलनीय स्नेह की प्रतिनिधि अम्मा जैसा चरित्र, जो अम्मा थी ना, ये चरित्र है ना बिल्कुल, मतलब आप एक बार पढ़ना बारहमासी, आपको लगेगा यार क्या चरित्र है, मतलब क्या तरीके से लिखा है। बहुत ही आनंद आ जाता है बारहमासी को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक शैली है, ठीक है। अम्मा जैसा चरित्र और सब कुछ सह जाने को तत्पर बिन्नू जैसी बहन जैसे पात्र बारहमासी में निहित हैं। नरक यात्रा के बाद यह ज्ञान चतुर्वेदी का दूसरा व्यंग्य उपन्यास है। सबसे पहला उपन्यास ज्ञान चतुर्वेदी का था नरक यात्रा, इसके बाद जो दूसरा उपन्यास था ये है, दूसरा जो व्यंग्य उपन्यास है वो है अपना बारहमासी। तो इन्होंने ये, चूंकि यह व्यंग्य शैली में था तो इनको जो व्यंग्य शैली में लिखेंगे, अब उपन्यास को लिख रहे हैं वो भी व्यंग्य शैली में, तो भाई आलोचना तो होनी ही है, तो इसलिए लेखक को आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। तो ज्ञान चतुर्वेदी के कुछ उपन्यास देखिए, एक है बारहमासी, नरक यात्रा, मरीच का, पागलखाना इत्यादि। तो ये रहे ज्ञान चतुर्वेदी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आपके जो एमए का जो द्वितीय पेपर होना है उसकी दृष्टि से ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यार ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और यार चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।